तो ये है चैप्टर 9 ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाले सेक्टर से ही आता है, दैट इज़ नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड बोडे प्लॉट। मतलब कंट्रोल सिस्टम में 8 से 9 नंबर का आता है, जिसमें 5 से 6 इसी सेक्शन से होता है, ठीक है। अब इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का पीक मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में मैग्नीट्यूड और एंगल को प्लॉट करने सीखे, ठीक है। अब यहाँ पे उस मैग्नीट्यूड का पीक वैल्यू, मतलब उस मैग्नीट्यूड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू का स्टडी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट होता है सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम से, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का CLTF का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, जो कि हम लोग टाइम रिस्पांस में ही पढ़े हैं, दैट इज़ ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये तुम्हारा होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये होता है जीटा दैट इज़ डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया तुम्हारा CLTF। OLTF जो होता है वो तुम्हारा कुछ और होता है, ये तुम्हारा CLTF है, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का ये CLTF है, ठीक है। तो अब इसके बाद डेरिवेशन कर रहे हैं। अब करना क्या है, बेसिकली S इक्वल टू जे ओमेगा पुट करो, ठीक है। तो जे ओमेगा पुट कर दिए, ओमेगा एन से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसे बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये चीज़ एज्यूम करते हैं, दैट इज़ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को म्यू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ओमेगा है ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, ओमेगा एन दैट इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि एक कांस्टेंट है। देखो ये एक्सप्रेशन ओमेगा का है, तो इस एक्सप्रेशन में जो ओमेगा है वही वेरिएबल होगा। ओमेगा एन एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा या फिर कहीं और से मिलेगा, ठीक है। तो ओमेगा एन तुम्हारा दोनों फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन ये वेरिएबल है, ये पूरा इक्वेशन में ये वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ ऐसे करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया TJ म्यू, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में म्यू तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है, म्यू तुम्हारा वेरिएबल है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हम इसमें फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड का पीक वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो ये जो है ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका ये बेसिकली हम इसको मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको रियल और इमेजिनरी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ता है। लेकिन चूंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में जो रियल है वही इसका एक्चुअल रियल होगा, और जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी है वही इसका एक्चुअल इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये चीज़, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब इसका पीक वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मैक्सिमा का रूल क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करो और उसको 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, और वो जो मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे MR, ठीक है। इस नेम से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम रेजोनेंट पीक, ठीक है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट किए और 0 से इक्वेट कर दिए। तो फाइनली हमें मतलब 0 से इक्वेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें ये चीज़ मिला, दैट इज़ म्यू आर इज इक्वल टू √1 - 2 जीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे जीटा क्या है, जीटा तुम्हारा डैम्पिंग रेशियो है, जो कि तुम सीरीज RLC दैट इज़ नेटवर्क थ्योरी में पढ़े थे। ये जो म्यू आर है इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या कंसिडर किए थे, म्यू, जो कि नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब दोनों फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, जबकि ये तुम्हारा जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे कोई भी वैल्यू म्यू हो सकता है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, दैट इज़ म्यू आर होगा, ठीक है। तो म्यू आर इज इक्वल टू हम लोग ये पुट कर दो, क्या कि दोनों तो फ्रीक्वेंसी है, तो ये पुट कर दिए तो हमें ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, ये नेचुरल और ये नॉर्मलाइज था। तो अब हमें ओमेगा के फॉर्म में एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज़ ये तुम्हारा हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये हो गया ओमेगा एन, मतलब ये नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये डैम्पिंग, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेम एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी इम्पल्स रिस्पॉन्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी √1 - जीटा। जब अंडर डैम्प्ड का केस हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे टाइम डोमेन में, ठीक है। तो ये बस कंपैरिजन के लिए सर बताया है कि वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसी का फॉर्म ये है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
इसका मतलब ये भी तुम्हारा अंडर डैम्प्ड के लिए ही है, ठीक है। वैसे भी हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे कि बोडे प्लॉट में हम लोग क्रिटिकल और अनडैम्प्ड का क्रिटिकल और ओवर डैम्प्ड का बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंडर डैम्प्ड का ही बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल और ओवर डैम्प्ड बाय डिफ़ॉल्ट बोडे प्लॉट में होता ही है, अंडर डैम्प्ड जब होगा तब हमें स्पेशल कंडीशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला से तुम्हें जो पूछेगा वो निकालना है। मान लो डैम्पिंग पूछा तो ये अंडर डैम्प्ड का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये पूछा तो ये निकाल देंगे, ये पूछा तो ये निकाल देंगे। अब इस फॉर्मूले में 3 ठो वेरिएबल है, तो तीनों का अलग अलग वैल्यू पुट करने पे देखो ये टेबल है और इसमें हमें वैल्यू पुट करके तीनों का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब जीटा में देखो इसमें क्या चीज़ है कि ओमेगा आर, ये तो कंपैरिजन के लिए सर ने बताया। जीटा तुम्हारा अंडर डैम्प में 0 से 1 तक रेंज करता है, तो हर एक वैल्यू पे हम लोग एक्सप्रेशन निकाले तो ओमेगा आर का वैल्यू जीटा के इस वैल्यू पे 0 आ गया, और इससे जैसे ही आगे बढ़ोगे इमेजनरी में टर्म आना लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम तो स्टेबिलिटी में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जीटा का वैल्यू जैसे ही ज़्यादा बढ़ाओगे तो इमेजनरी पे आएगा, मतलब इमेजनरी एक्सिस पे पुल आ रहा है, मतलब सिस्टम तुम्हारा मार्जिनल स्टेबल है, जबकि हमें इंटरेस्टेड है स्टेबिलिटी में। इसीलिए जीटा का वैल्यू इतना से और नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। किस लिए? ताकि ये हमें अंडर डैम्प्ड सिस्टम ही मिलता रहे, क्योंकि अंडर डैम्प्ड स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0.707 होता है, जिसको हम लोग 1/√2 भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एम आर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट किए थे, जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट किए थे तो ये हमें ये रिजल्ट दिया था, ठीक है। लेकिन एम आर का वैल्यू हमें नहीं पता चला था। अब एम आर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल जीटा, तो ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सिंपल, ये तुम्हारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे कहीं मिला था, ये वाला, ये वाला, इस एक्सप्रेशन में क्या करी, इस एक्सप्रेशन में ये सब वैल्यूज पुट करते थे। ये क्या है, तो ये देखो यहाँ पे था, ठीक है। ये वैल्यू पुट करते जाओगे तो एम आर का फाइनली वैल्यू हमें ये मिलेगा 1/2 जीटा। तो ये एम आर क्या है, मैग्नीट्यूड का पीक वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें सारा जीटा ही है, ठीक है। और ये हम लोग पूरा अंडर डैम्प्ड के लिए पढ़ते हैं, तो अंडर डैम्प्ड में जीटा का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पुट करो और मैग्नीट्यूड, पीक मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ रिलेशन सर बताए थे कि जो एम आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जीटा होता है। मैक्सिमम पीक ओवरशूट का भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है, तो ये बस रिलेशन के लिए बताया, ठीक है।